वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे माय टॉपिक इज पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। तो सबसे बड़ा हमारे लिए जो क्वेश्चन अराइज होता है कि मतलब ये पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें ऐसी क्या जरूरत है, ये ऐसी क्या ये चीज क्या है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके नाम से। तो हमें क्या पता चलता है, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। चलो पावर शेयरिंग तो अलग से पता चल रहा है कि हमने पावर्स को क्या कर दिया, शेयर कर दिया, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता क्या होती है? सत्ता एक सरकार के अंगों को बोला जाता है। मतलब ये सरकार जो होती है उसमें जो अलग अलग काम होते हैं, नेता होते हैं और उनके पास अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं, उन सबको सत्ता बोला जाता है। यानी कि एक तख्त को, एक पोस्ट को सत्ता बोला जाता है। तो उन्हीं तख्त और उन्हीं पोस्ट की को क्या कर देना, साझेदारी कर देना, वही क्या कहलाती है, सत्ता की साझेदारी। अब हमारे लिए एक और बड़ा क्वेश्चन है कि भाई सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्या है, ये शुरू क्यों हुई, या आज के टाइम में इंडिया में ये है या नहीं है, या फिर है तो क्यों है, या जो भी ये सारे सवाल हमारे पास क्या है, रिजर्व है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ बेल्जियम की, जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है बेल्जियम। तो उसकी जो पॉपुलेशन थी बेल्जियम की, वो कितनी थी, 1 करोड़ से भी नीचे, यानी हमारी हरियाणा से भी ज्यादा कम। इतनी कम पॉपुलेशन वाला देश, और वहाँ पे पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। क्यों? ऐसा क्या रीजन हुआ कि पावर शेयरिंग वहाँ पे इतनी यूजफुल थी? तो हुआ क्या कि जो हमारा बेल्जियम था, वहाँ पे रिलीजन एक था। मैं एक बार डाइवर्सिटीज गिना देती हूँ कि किसी भी देश में जो लोग होते हैं, उन लोगों में जो डाइवर्सिटीज होती हैं वो किस किस तरह की होती है। तो पहली चीज हमारी क्या थी कि भाई बेल्जियम में जो रिलीजन था, वो रिलीजन कौन सा था, क्रिश्चियन रिलीजन था। ठीक है। इसके अलावा मतलब डेफिनेटली यूरोपियंस हैं, तो एक ही तरह के कलर और रेस भी हो गई, इंटेलिजेंस भी समथिंग सेम ही हो गई। तो रीजन क्या था, मतलब ऐसी क्या वजह हुई, ऐसी कौन सी डाइवर्सिटी हुई कि जिसकी वजह से वहां पे पावर शेयरिंग का इस्तेमाल या सत्ता की साझेदारी का इस्तेमाल किया गया। तो भाई जो बेल्जियम था, वहां पे 59 यानी 59% लोग क्या बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। एंड 1% लोग जो थे वो क्या बोलते थे, जर्मन। क्या चीज अलग है उन लोगों की, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, सिर्फ उन लोगों की लैंग्वेज अलग है। इसके अलावा रिलीजन सेम, कास्ट समथिंग, क्योंकि क्रिश्चियन से इतना मैटर नहीं करता है। एंड इसके अलावा उन लोगों के रंग भी सेम थे, उन लोगों की इंटेलिजेंस सेम थी, कंट्री सेम थी, और उन सबका मतलब स्ट्रक्चर सेम था, सब कुछ। लेकिन फिर भी सिर्फ डिवीजन क्या किस चीज में था, किस चीज में वो लोग बटे हुए थे, लैंग्वेज के अंदर। तो भाई लैंग्वेज के अंदर वो लोग जब ये बटे हुए थे, तो उन लोगों को इस चीज से क्या प्रॉब्लम हुई कि उन्हें ये लैंग्वेज इतनी ज्यादा इफेक्ट किया लैंग्वेज ने, कि उन लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। और वो लोग क्या कहने लगे कि भाई हमें क्या करो, पावर्स दो, हमें भी सरकार में पावर्स दो। अब वही वाली चीज है, सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी होती है, हम उसकी बात सुनते हैं। तो वही क्या हुआ कि भाई 59% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले थे। तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि डच लैंग्वेज को बेल्जियम की क्या बना दी जाए, राष्ट्रीय भाषा बना दी जाए। और बाकी जो फ्रेंच लैंग्वेज वाले थे वो चाहते थे हमारी को बनाया जाए। अब 1% वाले तो बेचारे दब गए, वो क्या करें, वो तो मेजोरिटी में भी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज तो एग्जिस्ट कर रही है ना उनकी। तो अब यहाँ आगे हुआ क्या कि इस एक मुद्दे को लेकर, इस लैंग्वेज के मुद्दे को लेकर बेल्जियम में झगड़े होने लगे। और उन झगड़ों का नतीजा लास्ट में क्या निकला कि भाई लोग आपस में जो भेदभाव था, जो डाइवर्सिटी थी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। तो इसीलिए बेल्जियम के लोगों ने क्या किया कि सत्ता की साझेदारी का इस्तेमाल किया, यानी कि पावर्स के अंदर, यानी कि सरकार के अंदर ये रूल्स बनाए कि भाई इतने प्रतिशत जो सरकार का हिस्सा है वो कौन चलाएगा, फ्रेंच वाले चलाएंगे, इतने प्रतिशत डच वाले चलाएंगे, इतने प्रतिशत जर्मन वाले चलाएंगे। तो इस तरीके से जो अपना लेवल था उन लोगों ने क्या कर लिया, बिठा लिया। यानी कि वो जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज थी, उस डाइवर्सिटीज को, उसकी जो विभिन्नताएं थी, उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म करके उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने देश में सरकार में एक सामंजस्य बिठा लिया, यानी साझेदारी कर ली कि भाई लड़ो मत, सबके पास पावर हो। तो ये क्या हो गई, पावर शेयरिंग। अब इस तरीके से बेल्जियम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व। एक और एग्जांपल है हमारे पास श्रीलंका का। तो श्रीलंका के एग्जांपल्स में क्या हुआ था, वहां पे सिंगली लोग सबसे ज्यादा थे श्रीलंका में। फिर थे श्रीलंकाई तमिल, वो लोग उसके बाद, फिर इंडियन तमिल्स वो उसके बाद, और उसके बाद मुस्लिम्स। तो भाई 4 मेजोरिटी, 4 वहां पे
क्या थी, अलग अलग लोग रह रहे थे, 4 लोग, कि जैसे कि सिंगली लोग रह रहे थे, श्रीलंकाई तमिल रह रहे थे, फिर मुस्लिम्स। अब इनमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हुए और इनमें तो काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं कि भाई हमें पावर्स दो या हमारी राष्ट्रभाषा बनाओ। मेजोरिटी वाले बोल रहे डेफिनेटली, सिंगली लोग, कि भाई हमें जो क्या करो, हमें पावर्स दो, हमें ज्यादा मेजोरिटी दो, हमें यूं दो, हमें ये दो। फिर सिंगली लोग बोलने लगे कि हमें ये करो। फिर उसके बाद तमिल बोलने लगे, फिर मुस्लिम्स के साथ बुरा हुआ, फिर इंडियन तमिल्स के साथ बुरा हुआ। तो इन लोगों ने भी लास्ट में क्या किया, अपने में एक लेवल बिठाने के लिए पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया। और पावर शेयरिंग से इन्हें फायदा क्या हुआ कि इन लोगों ने भी सत्ता में क्या कर दिया, मतलब काफी लंबे टाइम तक इनका जो संघर्ष था वो चला। इनफैक्ट संघर्ष इतना बढ़ गया था कि इंडिया को एक बार शांति सेना भी इनके पास भेजनी पड़ी थी, और तब लेकिन उसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, वो एक अलग मसला है। बट लास्ट में इन लोगों ने भी पावर शेयरिंग का यूज किया और अपनी प्रॉब्लम्स को सल्यूट किया। इसके अलावा अब बात आती है कि भाई इंडिया में पावर शेयरिंग है या नहीं है, या फिर है तो क्या काम करती है, या क्या हमें बेनिफिट है। तो भाई वही वाली बात हम करते हैं कि जहां बेल्जियम में सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वहीं इंडिया में तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। यहाँ धर्म अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, लैंग्वेज, सोच, समझ, रेस, कास्ट, पता नहीं क्या क्या, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटीज है वो ओनली इंडिया में मिल सकती है। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी वाला देश, और वहां पे अगर पावर शेयरिंग ना हो तो डेफिनेटली लड़ाइयां होंगी और हमें इसका काफी बड़ा हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। तो भाई आगे यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जिसके पास काबिलियत है कुछ भी करने की तो वो कर सकता है विदाउट प्रॉब्लम। जैसे वही वाली चीज है कि हमारे पास हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, उनमें हमें बोला गया है इफ यू हैव अ डेयर, कि तुम्हारे पास अगर पावर है, तुम्हारे पास इतनी जो भी काबिलियत है, उसके हिसाब से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया की सरकार में क्या सिर्फ एक धर्म का बंदा नजर आता है? नहीं, सब नजर आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी वगैरह सब नजर आते हैं। क्या इंडिया में सिर्फ एक नेशनल लैंग्वेज है? नहीं, सिर्फ मातृभाषा है जो हिंदी है, 40% लोग मातृभाषा बोलते हैं। इसके अलावा 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रखा है, मतलब मान्यता दे रखी है। इसके अलावा क्या इंडिया में एक धर्म है, एक राष्ट्र धर्म है? नहीं, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा क्या इंडिया के अंदर ये चीज बोल रखी है कि भाई इस वाले धर्म वाले को ज्यादा पावर दी जाएगी, इस वाले को नहीं दी जाएगी? भाई देखो, इंडिया में सबसे बड़ी मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर मुस्लिम्स की है, फिर बाकी सारे आ जाते हैं एक एक करके। अगर इंडिया के अंदर 125 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर कोई एक इंसान जिसने अपना कोई नया धर्म बना रखा हो और उसको मान्यता दे दी गई हो ये नया धर्म वाला है, वो बंदा एक लौता हो इंडिया में, 125 करोड़ की पॉपुलेशन में वो एक लौता इंसान हो, तब भी उसके वही राइट्स हैं जो कि यहाँ की मेजोरिटी के हैं। यानी कि इंडिया ने सबको क्या कर रखा है, बराबर, कोई भेदभाव नहीं। सत्ता में क्या कर रखी है, पावर शेयरिंग का सबको बांट रखा है कि भाई तुम इतने हो, तुम इतने हो, रिजर्वेशन दे रखा है, SC/ST को रिजर्वेशन दे रखा है कि तुम्हारी इतनी पॉपुलैरिटी होगी, तुम्हें इतना रिजर्वेशन है कि तुम इस एरिया से तुम ही खड़े होगे, इस एरिया से तुम ही पावर चलाओगे। तो ये सारी चीजें जो हमने देखी, इससे क्या पता चलता है कि इंडिया में पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी डाइवर्सिटीज, इसके बाद पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, फीचर। क्योंकि अगर इंडिया से हम पावर शेयरिंग हटा दें तो जो मेजोरिटी वाले होंगे, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, ये जो भी मेजोरिटी वाले हैं, हो सकता है वो अपना दबदबा करें। तो इन दबदबे को खत्म करने के लिए, सबको बराबर करने के लिए इंडिया ने पावर शेयरिंग का यूज किया, और जिसका फायदा इंडिया को हुआ भी है और इंडियंस को हुआ भी है। क्योंकि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, उन सबके अधिकारों को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली इंडिया को पावर शेयरिंग की जरूरत थी, सत्ता की साझेदारी की जरूरत थी। हमारी सरकारों में कोई एक इंसान, किसी एक धर्म का इंसान का दबदबा नजर नहीं आना चाहिए, इसीलिए सत्ता की साझेदारी की गई। और ये हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। उसका एक रीजन और भी है कि जब हम किसी एक तबके को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो दूसरा तबका क्या करता है, उसको ये लगता है भाई मुझे इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, अब मैं क्या करूं, मुझसे क्या मतलब है। तो वही चीज को खत्म करने के लिए कि भाई जितने भी लोग हैं, सब जैसे भी है, उन सबको लेवल कैसे दिया जाए, बराबर, कोई प्रॉब्लम्स उनके लिए ना हो, और उनके बराबर लेवल्स के को मेंटेन रखने के लिए पावर शेयरिंग सबसे ज्यादा जरूरी थी।
और इंडिया ने उसे अपनाया भी और उसका फायदा भी हमें नजर आया है। इनफैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पावर शेयरिंग का यूज किया है और डेफिनेटली दे आर स्टेबल। वो खुश हैं, अपने देश में सत्ता चला रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई पावर शेयरिंग जो है वो सबसे ज्यादा काम क्या करती है, देश की जो यूनिटी है उसको बना के रखती है। क्योंकि जब सारे देश वालों को ये लगेगा कि हमें भी बराबर अधिकार दिए गए, मेजोरिटी वालों को भी बराबर अधिकार दिए गए, तो वो देश के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, गृह युद्ध होने से बच जाएगा। तो डेफिनेटली पावर शेयरिंग जो है एक बहुत ज्यादा उदार विचार है और जिसे हमने अपना रखा है और हमें उसके फायदे भी हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो so please like, comment, thank you.